हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे डिफ़िकल्टी ऑफ द प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। एक इंडेक्स नंबर जब वो बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो फर्स्ट डिफ़िकल्टीज हमारी इसमें मैंने डिस्कस की थी कि जो इंडेक्स नंबर बनाया जाता है उसमें जो पर्पज़ होता है और उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, देर आर वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफरेंट टाइप का इंडेक्स नंबर होता है और ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, सभी के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि सपोज करो कि इफ़ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी में चेंज होने से कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो मनी की वैल्यू चेंज हो जाती है। मनी की वैल्यू कब चेंज होती है बेटा? मनी की वैल्यू का चेंज होने का मीनिंग ये है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाते हैं तब भी मनी की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्योंकि सपोज करो, मान लो कि आपके पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, और कोई एक्स गुड है वो 1 रुपीज़ में, आप उसके प्राइस क्या है 1 रुपीज़। तो अगर आपके पास 10 रुपीज़ है तो इसकी 10 क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, रुपीज़ आपके पास 10 ही रहते हैं, लेकिन मान लो कि सपोज करो इसके प्राइस इंक्रीज होके 1 से 2 हो जाते हैं, तो इसी 10 रुपीज़ से आप क्या उसकी 5 क्वांटिटी ले पाओगे। तो आप देखो कि मनी की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है प्राइस के इंक्रीज होने पर। अगर मान लो कि वो चीज़ और सस्ती हो जाती है तो इस 10 रुपीज़ से आप ज़्यादा क्वांटिटी ले पाओगे, तो वहाँ पे मनी की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मनी की वैल्यू के चेंज होने से कंजप्शन पे या कंज्यूमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और अगर उसका प्रोड्यूसर के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, होलसेल प्राइस को लेते हैं और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स रेडी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफरेंट है। कंज्यूमर के बारे में जानना चाहते हो या प्रोड्यूसर के बारे में जानना चाहते हो, तो ऑब्जेक्टिव 2 हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस इंडेक्स भी डिफरेंट हो जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या फिर दूसरा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। इंडेक्स नंबर रेडी करने के लिए बेस ईयर का सिलेक्शन करना होता है। तो बेस ईयर को भी सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? इट इज़ द ईयर विद, बेस ईयर कौन सा ईयर होता है बेटा? इट इज़ द ईयर विद विच प्राइस ऑफ द करंट ईयर आर कंपेयर। ठीक है, करंट ईयर के प्राइस जो कंपेयर किए जाते हैं जिस ईयर के साथ, उस ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं। और बेस ईयर जो होता है उस ईयर के अंदर ज़्यादा अप्स एंड डाउन नहीं होने चाहिए। एक नॉर्मल ईयर को ही हम क्या करें, बेस ईयर लें। जैसे आपको प्रेजेंट में सिचुएशन को पता है 2020, ठीक है, इसको हम इन फ्यूचर कभी भी बेस ईयर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते इन फ्यूचर में इसको बेस ईयर? क्योंकि इस ईयर में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हुई है। कोविड-19 के कारण क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गई है, स्लो हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस ईयर को नॉर्मल ईयर नहीं कह सकते हम। तो ऐसे ही जैसे कि किसी अदर ईयर में जैसे इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती हैं तो उस ईयर को बेस ईयर लिया नहीं जाएगा। बेस ईयर क्या होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है बेटा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होती, ना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होते हैं ना प्राइस ज़्यादा डिक्रीज होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। बेस ईयर का सिलेक्शन करने के बाद सेकंड जो क्वेश्चन होता है या सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, सिलेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। इसमें ये चीज़ होती है कि जब हम इंडेक्स नंबर रेडी करते हैं तो उसके अंदर किन गुड्स को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, कौन सी गुड्स और कौन सी सर्विस ली जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो मान लो कि फॉर एग्जांपल ऑल कम्युनिटी आर नॉट बी इंक्लूडेड, सभी कम्युनिटी को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी गुड्स ज़रूरी है और कौन सी गुड्स ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेकंड हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें बेस ईयर का सिलेक्शन करने के बाद इंडेक्स नंबर में कौन सी गुड्स और सर्विस ली जाए, क्योंकि सभी को इंक्लूड करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मार्केट में जो वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं उनको सभी को इंक्लूड नहीं कर सकते। नेसेसरी जो गुड्स होती हैं जैसे राइस है, मिल्क है, घी है, क्लोथ है, ये इंपॉर्टेंट गुड्स होती हैं, तो इंडेक्स नंबर में इन्हीं गुड्स को क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। सेकंड नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। देखो गुड्स एंड सर्विस का सिलेक्शन होने के बाद फिर प्रॉब्लम आती है प्राइस की, कि कौन से प्राइस लिए जाएं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइस होते हैं, जैसे रिटेल प्राइस है, होलसेल प्राइस है, कंट्रोल प्राइस है या ओपन मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे क्या है कि पर्पज़ के अकॉर्डिंग
कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या लिए जाते हैं, प्राइस का सिलेक्शन होता है कि रिटेल प्राइस लिए जाएंगे या होलसेल प्राइस लिए जाएंगे या कंट्रोल प्राइस लिए जाएंगे या ओपन मार्केट प्राइस लिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट उसमें फाइंडिंग द एवरेज प्राइस, फिर क्या किया जाएगा, गुड्स और उसके प्राइस लेने के बाद प्राइस से एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। गुड्स का सिलेक्शन करने के बाद, गुड्स के प्राइस को सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या किया जाता है, फाइंडिंग द एवरेज प्राइस, एवरेज प्राइस कैलकुलेट किए जाते हैं। क्योंकि देखो कि इसमें मैंने आपको एक पहले भी एग्जांपल दिया था कि जैसे कि जो प्राइस होते हैं, मेजरमेंट की जो यूनिट होती है, रुपीज़ किलोग्राम है, रुपीज़ लीटर है, रुपीज़ मीटर है, तो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंडेक्स नंबर में एवरेज प्राइस कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है। तो एवरेज प्राइस, तो इसके लिए क्या है, एक बेस ईयर लिया जाएगा। ठीक है। बेस ईयर को मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बेस ईयर 100, यानी कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर अगर कहा जाएगा तो क्या है, 100 है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि बेस ईयर में जो क्लॉथ के प्राइस थे वो 5 रुपीज़ पर मीटर थे। ठीक है। और करंट में जो क्लॉथ के प्राइस हैं वो इंक्रीज होकर 10 रुपीज़ पर मीटर हो गए हैं। तो अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि करंट के जो प्राइस हैं डिवाइडेड बाय बेस में जो प्राइस थे इंटू में 100। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट इसमें है कि अगर मान लो कि बेस ईयर है तो बेस ईयर के लिए हम 0 वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। P0 यानी कि बेस ईयर के प्राइस, अगर Q0 है तो बेस ईयर की क्वांटिटी। अगर करंट ईयर की बात की जाए तो उसके लिए 1 का यूज़ किया जाता है, यानी कि करंट ईयर के प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। ठीक है। इंडेक्स नंबर के अंदर फिर है सिलेक्शन ऑफ द वेटेज। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते टाइम एक प्रॉब्लम आती है सिलेक्शन ऑफ द वेटेज की, कि किस कमोडिटी को कितनी वेटेज दी जाए, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक है। इसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, फीसर, पाश्चे और लेस्पियर। इन तीनों के मेथड यूज करके क्या किया जाता है, वेटेज दी जाती है। तो वाइल कंस्ट्रक्टिंग द वेटेज इंडेक्स नंबर 1 जस्टिफाई हिज चॉइस ऑफ वेटिंग टेक्निक इन अकॉर्डेंस विद द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज स्टडी। यानी कि जब देखो वेटेज देने के लिए जैसे कि फीचर, लेस्पियर और पाश्चे मेथड यूज़ किया जाता है। लेस्पियर बेस ईयर की क्वांटिटी को ज़्यादा वेटेज देता है, पाश्चे न्यू ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी को ज़्यादा वेटेज देता है, फीसर बेस ईयर और करंट ईयर दोनों ईयर की क्वांटिटी को इम्पोर्टेंट वेटेज देता है। तो किस मेथड का यूज़ किया जाए, इसके लिए ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ द एवरेज। चॉइस ऑफ द एवरेज का मीनिंग है कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट क्या होते हैं, मेथड होते हैं। तो काइंड्स ऑफ एवरेज में आज ज्योमेट्रिक एवरेज है, अर्थमेटिक एवरेज है, मीडियन है, हार्मोनिक एवरेज है। तो डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, एवरेज होती है। तो किस मेथड का यूज़ किया जाए एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स एवरेज में बी गिवन डिफरेंट इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन चेंज इन प्राइस। तो डिफरेंट काइंड के अगर हम एवरेज यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स नंबर बनेगा तो उसके रिजल्ट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। तो इंडेक्स नंबर बनाने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूले हैं। लेस्पियर का फॉर्मूला है, पाश्चे का फॉर्मूला है, डर्विस एंड बाउले का फॉर्मूला है, फीसर का मेथड है। तो इनमें से किस मेथड का यूज़ किया जाए। ठीक है। तो वन हैज़ टू डिसाइड अबाउट द मेथड टू बी यूज वाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। अगर कोई इंडेक्स नंबर बनाना चाहता है तो वो किसी भी मेथड का यूज़ करके क्या कर सकता है, इंडेक्स नंबर बना सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेज और यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। क्या क्या एडवांटेज है इसकी। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है मेजरमेंट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। कि प्राइस इंडेक्स से हमें क्या पता चलेगा, प्राइस के लेवल का पता चलेगा और उससे ये पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज आया है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इज दैट इंडेक्स नंबर मेजर द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर क्या मेजरमेंट करता है, वैल्यू ऑफ मनी को मेजरमेंट करता है डिफरेंट टाइम पीरियड में। क्योंकि वी कैन यूज इंडेक्स नंबर टू नाउ द इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि मनी की वैल्यू में चेंज होने से सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था एक चीज़ की वैल्यू ऑफ मनी कैसे चेंज हो जाती है, प्राइस के इंक्रीज होने से।
ठीक है। प्राइस के इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइस के डिक्रीज होने पे वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अभी मैंने बताया था कि मान लो कि 10 रुपीज़ है आपके पास और कोई गुड 1 रुपीज़ में आती है तो आप 10 क्वांटिटी ले पाओगे। अगर मान लो वही गुड्स क्या है 5 रुपीज़ की हो जाए तो आप क्या है ओनली 2 ही यूनिट्स ले पाओगे, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है, कम हो गई। किसके कारण, प्राइस के इंक्रीज होने के कारण, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सेम मनी से हम कम क्वांटिटी परचेज कर पाते हैं, अगर प्राइस डिक्रीज होते हैं तो सेम मनी से हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाते हैं। तो इसका वैल्यू ऑफ मनी में चेंज होने से सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये किससे पता चलेगा, इंडेक्स नंबर से। सेकंड क्या है, नॉलेज ऑफ द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसका पता चलेगा। जैसे अभी हमने ये बताया कि मनी की वैल्यू के इंक्रीज होने से और डिक्रीज होने से क्या होगा कि हम कम क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर पाएंगे। मान लो कि प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो मनी इनकम जो होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मनी इनकम की डिक्रीज होने का मीनिंग क्या है कि मान लो कि आपकी जो इनकम है 100 रुपीज़ है, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज होने से आप इस 100 रुपीज़ से कम क्वांटिटी क्या कर पाओगे, परचेज कर पाओगे, तो आपकी मनी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। मनी इनकम कम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, आपका लो होगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मान लो कि प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो इसी 100, ये जो आपकी मनी इनकम है 100 रुपीज़, इसी 100 रुपीज़ से आप ज़्यादा क्वांटिटी ले पाओगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो पहले वाले उसमें टॉपिक में थी, मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी। वही चीज़ क्लियर कर रहा है कि वैल्यू ऑफ मनी अगर ले या मनी इनकम आपकी कम होती है प्राइस के इंक्रीज होने पर तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाएगा। और अगर मान लो कि इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो मनी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इन सैलरी एंड एन अलाउंस। इसका मीनिंग क्या है कि एडजस्टमेंट इन सैलरी एंड अलाउंस, अभी जैसे कि प्राइस इंडेक्स से पता चलेगा कि प्राइस कितने इंक्रीज हुए हैं, 10% इंक्रीज हुए हैं, 20% इंक्रीज हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंटरप्राइज है उनको भी क्या करना पड़ेगा, सैलरी और अलाउंस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग फिर क्या सैलरी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी या उसे अलाउंस वगैरह देना पड़ेगा। यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी यूजफुल है क्योंकि उसे भी प्लानिंग और डिसीजन लेना होता है ट्रेड के रिगार्डिंग, तो वो भी देखेगी कि किस गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और किस गुड्स के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर से जो फ्लैक्चुएशन होगी, इंडेक्स नंबर से जो फ्लैक्चुएशन होती है उससे क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और किस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, वो पहले वाले से ही रिलेटेड है। चेक करना इन्फॉर्मेशन। क्या नाम है आप? दिव्या। नवंबर की फीस रहती है वो भी पापा भर। ठीक है, और आपकी सारी रहती है, सारी पूरी है, चल ठीक है, ओके। हेलो।